अवध के एक नवाब थे जिन्होंने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक ब्रिटिश रेसिडेंट के घर पर नाश्ते की टेबल पर उसी रेसिडेंट का कत्ल कर दिया। अवध मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी रियासतों में से एक रियासत थी जो गंगा जमुना के बीच में बसा हुआ था और अवध अपनी उपजाऊ जमीन और बेशुमार दौलत के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। कहानी शुरू होती अवध से जिसकी राजधानी लखनऊ थी जो उस वक्त सबसे अमीर शहरों में से एक था और लखनऊ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेसिडेंट रहता था जिसका नाम था जॉर्ज फ्रेडरिक चेरी। चेरी एक अफसर होने के साथ साथ एक जासूस भी था जिसका काम था कि अवध के दरबार से कुछ ऐसी जानकारियां इकट्ठा करना जो अंग्रेजों के काम आए। लेकिन चेरी दरबार में इतना ज्यादा दखल देने लग गया था कि उसकी जान को 1796 में खतरा होने लग गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे लखनऊ से उठाकर बनारस ट्रांसफर कर दिया और फिर कहानी आगे बढ़ती है। सितंबर 1797 में अवध के जो नवाब थे आसफ उद्दौला उनका इंतकाल हो जाता है और उस वक्त जो अवध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से मोहताज बन चुका था। उसकी जो पूरी सेना थी उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ही हैंडल करती थी और आसफ उद्दौला की मौत के बाद जो गवर्नर जनरल जॉन शॉर थे उन्होंने सोचा कि गद्दी पर एक ऐसे आदमी को बिठाना चाहिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली की तरह काम करे और अवध की गद्दी के लिए दो दावेदार थे। एक आसफ उद्दौला का 17 साल का बेटा वजीर अली और दूसरा आसफ उद्दौला का भाई सादत अली। अंग्रेजों ने शुरुआत में वजीर अली को असली वारिस मानते हुए गद्दी पर बैठा दिया यानी अवध का नवाब बना दिया। लेकिन अंग्रेजों का दाव यहाँ उल्टा पड़ गया। उन्हें ऐसा लगा कि 17 साल का वजीर अली हमारी हाथों की कठपुतली बन जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजीर अली के बारे में कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि वो बहुत ही निडर आदमी था जिसे खून खराबे का शौक था और उसे कोई आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता था और इसी तेवर की वजह से 17 साल के नवाब ने अंग्रेजों की कठपुतली बनने से इनकार कर दिया। और तो और उसने अंग्रेजों का जो सबसे वफादार मंत्री था जहसीन अली जो अवध के दरबार में बैठता था उसे मंत्री पद से हटाकर बाहर फेंक दिया। और जब गवर्नर जनरल जॉन शॉर एक विजिट पर लखनऊ पहुंचे तो वजीर अली का जो जॉन शॉर के प्रति व्यवहार था वो इतना वेलकमिंग नहीं था और तभी से गवर्नर जनरल की आंख की किरकिरी बन गए थे वजीर अली और फिर अंग्रेज समझ चुके थे कि उन्होंने गलत आदमी को अवध का नवाब बना दिया है और अंग्रेज अपनी इस गलती को सुधारने के लिए एक मौका ढूंढ रहे थे और मौके के रूप में आए थे अल्माज खान जो अवध के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मंत्री थे। अल्माज अली खान अवध में जो ठेकेदार थे जो लगान वसूल करने का काम करते थे उसमें सबसे बड़ा आदमी था और फिर अल्माज अली ने अंग्रेजों को ये बताया कि जो वजीर अली है वो आसफ उद्दौला का असली वारिस नहीं है, उसकी जो माँ है उसे आसफ उद्दौला ने बाजार से खरीदा था। और फिर अल्माज अली ने अंग्रेजों को यह भी सुझाव दिया कि जो आसफ उद्दौला की जो माँ है बाहू बेगम उनके साथ आप मिलकर वजीर अली को गद्दी से हटा सकते हैं। और फिर जॉन शॉर ने तुरंत फैसला किया कि जो वजीर अली के जो चचा हैं सादत अली उनको अवध का नवाब बनाया जाएगा और फिर अंग्रेजों ने सादत अली खान के साथ एक संधि करी। उन्हें चुपचाप एक पालकी में बिठाकर कानपुर लाया गया और फिर कानपुर से उन्हें लखनऊ पहुंचाया गया और फिर 21 जनवरी 1798 को बाहू बेगम पर बहुत ज्यादा दबाव बनाकर सादत अली को अवध का नवाब बना दिया गया। अपने ही घर वालों से धोखा खाकर और अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना देखकर वजीर अली थोड़े ठंडे पड़ गए। उन्होंने 1.5 लाख रुपए की एक सालाना पेंशन लेकर लखनऊ से बनारस की ओर कूच किया। वजीर अली कोई चुपचाप रहने वाले इंसान थे नहीं। बनारस में भले ही वो बड़ी आलीशान जगह पर रह रहे थे लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ये कचोट रहा था कि उन्हें अवध की गद्दी से उखाड़ कर फेंक दिया गया है और वजीर अली लगातार इस कोशिश में रहते थे और लगातार ऐसी साजिशें बनाते रहते थे कि कैसे भी करके अवध की जो गद्दी है वो वापस उनके पास आ जाए। और इसी साजिश का हिस्सा था जब वजीर अली ने अपने एक दूत को अफगान बादशाह जमान शाह के पास लाहौर भेजा। उसने अपने दूत से कहा था कि जमान शाह से ये कहना कि जब अफगान हिंदुस्तान पर हमला करे तो जब मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ूं तो जमान शाह मेरा साथ दे। बनारस के जो लोकल बाबू थे जैसे जगत सिंह, भवानी शंकर और शिवदेव सिंह वो वजीर अली के साथ मिल चुके थे और जगत सिंह ने तो वजीर अली से ये तक कह दिया था कि जब अंग्रेजों से हमारा मुकाबला होगा तो मेरी तरफ से 20,000 की जो सेना है वो आपके लिए तत्पर रहेगी। और जब इन साजिशों की खबर नए गवर्नर जनरल वेलेस्ली को लगी तो उन्होंने सोचा कि वजीर अली को बनारस में रखना एक खतरनाक फैसला हो सकता है और फिर उसने आदेश दिया कि तुरंत ही वजीर अली को कलकत्ता शिफ्ट किया जाए। और वजीर अली के लिए कलकत्ता जाने का मतलब था कि अपने सबसे बड़े दुश्मनों के गढ़ में जाकर मर जाना या फिर कैद हो जाना। और इस आदेश को
वजीर अली को सुनाने का काम दिया गया था बनारस के रेसिडेंट जॉर्ज चेरी को, जो पहले लखनऊ के रेसिडेंट रह चुके थे। जनवरी की शुरुआत में जब वजीर अली को यह फरमान मिला कि उसे कलकत्ता जाना है, तो उसने ऊपरी तौर पर तो इसे स्वीकार कर लिया था और फिर उसने कहा कि वो 15 या 16 जनवरी को बनारस से कलकत्ता की ओर रवाना हो जाएगा। और फिर 13 जनवरी की रात को उसने जॉर्ज चेरी, जो बनारस का रेसिडेंट था, उसके पास एक संदेशा भिजवाया कि वो सुबह उससे मिलना चाहता है। और फिर 14 जनवरी का दिन आता है। ये साल था 1799। वजीर अली अपने कुछ लोगों के साथ सुबह सुबह जॉर्ज चेरी के घर पहुंचता है। चेरी ने वजीर अली को अपने ब्रेकफास्ट रूम में बुलाया और उसके 3 साथी वारिस अली और इज्जत अली और एक और आदमी था, उसे भी इनवाइट किया, जहां जॉर्ज चेरी का एक यंग सेक्रेटरी मिस्टर इवांस भी मौजूद थे। रूम के अंदर जाते ही वजीर अली एकदम फट पड़ा। वो जॉर्ज चेरी पर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा है कि जो पुराने गवर्नर जनरल जॉन शोर थे, उन्होंने मुझसे कुछ वादे किए थे, लेकिन तुमने उनकी एक नहीं मानी। सादत अली खान मेरी मौत चाहता है और अंग्रेज उसका साथ दे रहे हैं। मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा जहां मेरी मर्जी होगी। और ये सारी चिल्लम चिल्ली हो रही थी, तब तक वजीर अली का जो एक आदमी था वारिस अली, वो चुपचाप जॉर्ज चेरी के पीछे आके खड़ा हो जाता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। और जैसे ही वारिस अली ने चेरी को दबोच के रखा था, वजीर अली अपनी कुर्सी से उठा, उसने अपनी तलवार निकाली और चेरी के पेट में घोंप दिया। घायल चेरी वहां से उठा और भागकर वरांडे की तरफ गया। तब तक जो वजीर अली के जो सैनिक थे, उसने उसको पकड़ा और वहीं उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक उसी वक्त इज्जत अली ने मिस्टर इवांस, जो जॉर्ज के सेक्रेटरी थे, उसे खंजर से घायल कर दिया। मिस्टर इवांस अपनी जान बचाते हुए खेतों की तरफ भागे, लेकिन कुछ घुड़सवारों ने उसे बीच रास्ते में पकड़कर गोलियों से भून दिया। और तभी कैप्टन कॉनवॉय, जो जॉर्ज चेरी की जान बचाने के लिए उसके घर तक पहुंचा, वजीर अली की सेना ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। बनारस की मिट्टी अंग्रेजी अफसरों के खून से लाल हो चुकी थी, लेकिन वजीर अली यही नहीं रुका। उसका अगला निशाना था बनारस का चीफ मजिस्ट्रेट सैमुअल डेविस। और फिर वजीर अली की जो सेना थी, वो डेविस के घर की ओर आगे बढ़ी और बीच रास्ते में उन्हें रॉबर्ट ग्राहम नाम का एक अंग्रेज सिविलियन मिला, जिसको वजीर अली की सेना ने सड़क पर पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ये सारी घटना सुबह ही हो रही थी। सैमुअल डेविस इस वक्त अपनी हाथी पर मॉर्निंग राइड करके अपने घर की ओर लौट रहे थे और डेविस को पहले ही पुलिस के कोतवाल ने वजीर अली के बारे में बता दिया था कि शायद वजीर अली आपके घर भी आ सकता है। और जब डेविस अपने घर पहुंचा तो वजीर अली के कुछ घुड़सवारों ने डेविस के जो घर के पहरेदार थे, उन पर गोलियां चला दी थी। डेविस को समझ आते देर नहीं लगी। उसने तुरंत ही अपने बीवी, बच्चों और 2 नौकरानियों को तुरंत छत पर भेज दिया। घर के ग्राउंड फ्लोर पर बंदूकें रखी थी, लेकिन उन्हें नीचे से ऊपर लाने का वक्त नहीं था। छत पर जाने के लिए एक बड़ी पतली सी घुमावदार सीढ़ी थी, जिस पर एक वक्त में एक ही आदमी चढ़ या उतर सकता है। डेविस के पास हथियार के नाम पर एक 6 फीट का भाला था, जिसके आगे एक 20 इंच की एक शार्प ब्लेड लगी हुई थी। और डेविस अपने परिवार को बचाने के लिए उस 6 फीट के भाले के साथ उन सीढ़ियों के टॉप पर जाकर तन कर खड़ा हो गया। नीचे से वजीर अली के जो सिपाही थे, वो डेविस को गालियां देते हुए ये कह रहे थे कि दम हो तो नीचे आ, लेकिन डेविस वहीं डटा रहा। और तभी इज्जत अली, जिसने मिस्टर इवांस को खंजर से जख्मी किया था, वो सीढ़ियों के सहारे ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है। तभी जो डेविस था, वो भाले से इज्जत अली को जख्मी कर देता है और इज्जत अली जख्मी हालत में पीछे हट जाता है। और तकरीबन 1.5 घंटे तक डेविस ने उस भाले के सहारे खुद को और अपने परिवार वालों को बचाया। और फिर जैसे तैसे ब्रिटिश आर्मी डेविस के घर पहुंची और जो वजीर अली की जो सेना थी, वो धीरे धीरे वहां से गायब होने लग गई। एक अकेला अंग्रेज अफसर बिना किसी सेना या बंदूक के सिर्फ एक भाले के सहारे 1.5 घंटे तक एक भीड़ को रोक कर खड़ा रहा। और फिर सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज आई। डेविस ने अपना भाला तान लिया, लेकिन वो कोई कातिल नहीं था। वो डेविस का नौकर था, जो ये बताने आया था कि वजीर अली और उसकी जो सेना है, वो वहां से जा चुकी है। और फिर थोड़ी देर बाद पुलिस कोतवाल और कुछ सैनिक डेविस के घर पहुंचे। वजीर अली के इस कारनामे की वजह से शहर में पूरी दहशत का माहौल था। एक अंग्रेज दुकानदार था मिस्टर हिल, उसे भी वजीर अली की इस भीड़नुमा सैनिकों ने मार डाला। जनरल अर्स्किन और उसकी सेना ने वजीर अली को ढूंढने के लिए जो वजीर अली का जो किले नुमा घर था, उसे चारों तरफ से घेर लिया। और फिर जनरल अर्स्किन की सेना ने वजीर अली के घर पे तोपों और गोलियों से हमला किया, लेकिन इस हमले का कोई फायदा नहीं हुआ। वजीर अली रात के अंधेरे में अपने कुछ घुड़सवार सैनिकों के साथ उत्तर की ओर निकल गया था। और फिर वजीर अली ने गोरखपुर के जंगलों में शरण ली, जहां उसने हजारों लोगों की सेना इकट्ठा करी। लेकिन वजीर अली की अंग्रेजों से फिर से हार हो गई। और फिर हर जगह से हारने के बाद
वजीर अली ने राजपूताना में जयपुर के राजा प्रताप सिंह के यहाँ शरण ली। अंग्रेज वजीर अली को हर जगह ढूंढ रहे थे। जब उन्हें पता चला कि वजीर अली जयपुर में जाके छुपा हुआ है, तब अंग्रेजों ने राजा प्रताप सिंह पर दबाव डालना शुरू किया कि वो वजीर अली को अंग्रेजों के हवाले कर दे। राजा प्रताप सिंह ने वजीर अली को अंग्रेजों को 2 ही शर्त पर सौंपा। पहला, ना उसे फांसी दी जाएगी और दूसरा, ना ही उसे बेड़ियां पहनाई जाएंगी। अंग्रेजों ने अपनी शर्त निभाई। उन्होंने वजीर अली को फांसी नहीं दी, लेकिन जो सजा दी वो मौत से बदतर थी। उन्होंने वजीर अली को कलकत्ता के फोर्ट विलियम भेजा, जहां उसे जेल में बंद करके रखा और फिर कुछ सालों बाद उसे वेल्लोर के किले में शिफ्ट किया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पल कैदी के रूप में बिताए। और इसी तरीके से अवध के नवाब का अंग्रेजों ने अंत लिखा। मैसेकर ऑफ बनारस का ये जो अध्याय था, हमें एक कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाता है, क्योंकि अंग्रेजों का जो साम्राज्य था सिर्फ व्यापार से नहीं चल रहा था। उन्हें वजीर अली जैसे आग उगलते हुए नवाबों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अंग्रेजों का कानूनी शिकंजा और मिलिट्री प्लानिंग बहुत ज्यादा मजबूत थी, जिसकी मदद से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की आजाद आवाज को बागी होने से पहले ही दबा दिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करें शहरनामा को, और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।